बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान तो लगता है डट गए। 2 रोज़ से नून लीग के फ़िक्री असासे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नमूदार होकर मौलाना के ख़िलाफ़ दिल की भड़ास निकालते हुए नज़र आ रहे हैं और उनसे उनके बयान पर माफ़ी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं। मगर JUI ने मौलाना का एक और बयान उल्टा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया है, जिसमें मौलाना फरमा रहे हैं कि जी पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी है, ऐवान नहीं अब अवामी मैदान की हैसियत है सब, इसलिए ऐवान में हमारी 5 सीटें हों या 10, इसकी परवाह किए बगैर जाली पार्लियामेंट को जूते की नोक पे रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के नए बयान से वाज़ेह हो गया नाज़रीन कि उन्होंने ये लड़ाई ऐसे नहीं शुरू कर दी, कुछ सोच समझ कर शुरू की है, जिसे वो आगे किसी और तरफ भी ले जा सकते हैं। इस लड़ाई की वजूहात पर गुज़िश्ता व्लॉग में भी कुछ इशारे दिए थे, उसमें कुछ इजाफा करना चाहता हूँ। हालात बता रहे हैं नाज़रीन कि एक बड़ी तब्दीली के लिए ये निज़ाम शायद अंगड़ाइयाँ लेने लगा है। मौलाना का हाथ कहा जाता है कि हमेशा हालात की नब्ज़ पर होता है। मौलाना ने 2024 का इलेक्शन किसी के कहने पर और उसके इशारों पर अमल करते हुए ही लड़ा था, मगर मौलाना को उनकी फिर मर्ज़ी का शायद हिस्सा नहीं मिला। इस बार मौलाना जो है वो शायद जो हिस्सा देने वाले थे उनका मुखालिफ बनकर अवाम में जाना चाहते हैं। जिनके पिछले इलेक्शन में हलीफ थे अब उनके हरीफ बनते हुए नजर आए। मौलाना का ख्याल है कि उन्होंने जो बयानिया अब अपनाया है ये अवाम में फौरी तौर पे जड़ पकड़ लेगा और शायद वो कहते हैं कि उनके नताइज उनको मिल भी रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, पसे पर्दा क़ुव्वतें भी समझती हैं कि मौलाना उनके देखे भाले हैं, उनसे किसी भी मौके पर डील करना बहुत आसान है। अगर मौलाना कम से कम KP की हद तक ख़ुद को इमरान खान के मतबादल के तौर पर मनवा लेते हैं तो पसे पर्दा क़ुव्वतों के लिए ये बात भी मेरा ख्याल इत्मीनान बख्श होगी। यही वजह है कि मौलाना के इंतहाई जो सख्त स्टैंड पर भी हल्के फुल्के मुखालफाना बयानात से बढ़कर कुछ और नहीं कहा जा रहा है। यही बातें कोई और करता तो अब तक उस पर पता नहीं क्या क्या एक्ट लग चुका होता, बगावत के मुकदमे भी बन चुके होते। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ और ना कुछ होने जा रहा है। मौलाना के मुबारक हाथों से एक और काम भी कराया जाना है, कहते हैं कहने वाले, और वो है मौजूदा हुकूमत का खात्मा। मामला जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं लगता यही है कि मौजूदा सेटअप के ख़ात्मे का जो कार खैर है वो मौलाना के हाथों अंजाम दिलाया जाएगा। जब ये काम हो गया तो फिर मौलाना का असली किरदार शुरू होगा। आगे बस देखते जाएं क्या क्या होता है। अच्छा नाज़रीन, नून लीग और JUI के दरमियान लफ्ज़ी जंग ने सोशल मीडिया पर एक रौनक लगा दी। नून लीग के सोशल मीडिया को पहले ताने दिए जाते थे कि ये PTI के सोशल मीडिया वर्कर्स का मुकाबला नहीं कर पाते, मगर 2-3 रोज़ में ये इंकशाफ भी हुआ है कि नून लीग तो सोशल मीडिया पर JUI का मुकाबला करने की भी सकत नहीं रखती। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हाफिज़ हमदुल्ला, कामरान मुर्तज़ा, असलम गौरी और मौलाना ज़ियाउर रहमान जैसे जमीयत के तर्जुमान जो हैं वो नून लीग के नुमाइंदों के साथ नाज़रीन वो कर रहे हैं जो भूखी बिल्ली जो है वो हाथ आए चूहे के साथ करती है। सच्ची बात। अब जमीयत के तर्जुमान जब अपने मौक़िफ़ के हक़ में मजहबी हवाले देते हैं तो नून लीगियों की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। JUI ने गुज़िश्ता 2-3 रोज़ में एक चीज़ ज़रूर डिस्कवर की है कि वो भी सोशल मीडिया की एक ताकत है। मदारस में पढ़ने वाले और उनके वर्कर्स को किसी तरह भी अंडर एस्टिमेट ना किया जाए। JUI के रहनुमा कामरान मुर्तज़ा ने गुज़िश्ता रोज़ एक TV शो में अपने साथ बैठे नून लीगी वज़ीर को हक़ाइक़ का आईना दिखाकर मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा जब उन्होंने बताया कि जी गुजरांवाला में मौलाना के ख़िलाफ़ पटिशन करने वाला मंजूर कादर भिंडर जो है वही है जिसने 10 साल पहले मीर हासिल बजिंजो के ख़िलाफ़ पटिशन की थी। इसी मंजूर कादर ने सहाफ़ी पाकिस्तान के बहुत मारूफ और मोतबर सहाफ़ी जो है हामिद मीर को भी मुल्क दुश्मन करार देने के लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। आज यही मौलाना के ख़िलाफ़ भी पटिशनर बनाओ। कामरान मुर्तज़ा का कहना यह था कि 10 साल में ये एक दूसरा पटिशनर भी पैदा नहीं कर सके। वक्त ने साबित किया है कि बयानिए की जंग में मौलाना को सिर्फ एक महाज पर शिकस्त हुई है और वो हुई है इमरान खान के हाथों। उनके अलावा कोई और जमात मौलाना की गर्द को भी नहीं पहुँच पाई। 3 रोज़ से JUI के मुट्ठी भर तर्जुमानों ने नून लीग के जो मीडिया ब्रिगेड को बिल्कुल लटा के रख दिया, ज़िच करके रख दिया। इन नून लीगियों की एक मुश्किल नाज़रीन ये भी है कि ये इमरान खान की तरह मौलाना को मतलब कुछ कह भी नहीं सकते, सख्त लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते। अच्छा नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की क़यादत इस माहौल में भी मुनाफिकाना सियासत से
बाज नहीं आ रही। बिलावल भुट्टो मुजफ्फराबाद में बैठकर अवामी शऊर का मजाक उड़ाने में मसरूफ़ हैं। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि कोई और सूबा बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी 12 सीटों का इलेक्शन दूसरे सूबे में हो। मुझे नहीं पता आपने इतना अरसा कैसे बर्दाश्त किया। बिलावल भुट्टो की जमात के वज़ीर आज़म ने इन्हीं 12 सीटों को ख़त्म करने के मुतालबे पे अवामी एक्शन कमेटी को कालअदम करार दे दिया। जो बात बिलावल ने कही है वही बात अवामी एक्शन कमेटी वाले करते हैं, तो उन पर गद्दारी के मुकदमे बना दिए जाते हैं। बिलावल साहब के इस बात के जवाब में जिंदाबाद के नारे लगते हैं, बिलावल तालियां बजाई जाती हैं। बिलावल भुट्टो ने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जो कालअदम करार दे दी गई, उनके नाम जवाबी ख़त में भी लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जवाबी ख़त लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में जानों का ज़िया जो है वो कौमी सानिया है और हर कश्मीरी की जान कीमती है। पुरअमन शहरियों को दहशतगर्द और गैर मुल्की एजेंट करार नहीं दिया जाना चाहिए। पुरअमन एहतजाज जो है वो आवाम का बुनियादी हक़ है। तहरीरी मुआहदों पर उसकी रूह के मुताबिक अमल होना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब की खिदमत में दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुआहदों पर अमल दरामद करना हजूर वाला आपकी अपनी जमात का काम है, आपके अपने वज़ीर आज़म का काम है जो आपकी पार्टी से है। बिलावल ऐसे मुतालबात किससे कर रहे हैं, मैं तो सोचने समझने से कासिर हूँ। बिलावल के इल्म में होना चाहिए कि अवामी एक्शन कमेटी के कई अरकान के गैर मुल्की क़ुव्वतों से राब्ते ज़ाहिर करके उन्हें गैर मुल्की एजेंट करार दे दिया गया है और ये सब उनकी अपनी हुकूमत कर रही है। अब आप इस तरह की बातें करके सिवाय मुनाफिकत के कुछ भी नहीं कर रहे। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो और उनके बाद उनकी जमात के दूसरे रहनुमा भी मौलाना फजलुर रहमान के बयानात पर भी मजम्मत करने वाले बयानिए के साथ खड़े हो गए हैं। बिलावल भुट्टो ने आज़ाद कश्मीर में अपने इत्तेहादी मौलाना फजलुर रहमान का नाम लिए बगैर कहा है कि जी अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, अफवाज और सिपाहियों के ख़िलाफ़ बात करने वाला कोई कारकुन हो या सियासतदान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक, ये बात समझ आती है। पीपल्स पार्टी की अब नाजरीन एक तरफ ये और दूसरी तरफ ये बयानात, यही पीपल्स पार्टी की सियासत रह गई है कि मुनाफिकत। इसी मुनाफिकत को ये अपनी कामयाबी करार देते हैं। फिर कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी। ये बिलावल का पैगाम जो है ये इधर भी खेल रहे हैं इधर भी खेल रहे हैं, इसी को तो मुनाफिकत कहते हैं। और किसको कहते हैं? इन मौलाना ने जो मौक़िफ़ अपनाया वो असली और बिलावल ने जो तनकीदी निश्तर चलाए हैं वो भी हकीकी हैं। तो इस सूरत में पीपल्स पार्टी और JUI का इत्तेहाद फिर ख़त्म समझें। अगर ये इत्तेहाद चलता रहे तो समझ लें कि जो कुछ नज़र आ रहा है वो प्लांटेड है, स्क्रिप्टेड है। मतलब AI के इस दौर में मेरा ख्याल है कि मुनाफिकत ज़्यादा देर, चंद घंटे से ज़्यादा चल भी नहीं सकती। अच्छा नाज़रीन, नैब कानून में तरमीम के बाद नैब मुकदमात में ज़मानत की दरख्वास्तों पर हाई कोर्ट्स के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलें सुप्रीम कोर्ट सुनेगी या वफाकी आइनी अदालत। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान से पूछा कि आप जब आइनी अदालत को नैब मुकदमात में अपील का हक़ दे रहे थे तो वाज़े क्यों नहीं किया, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हो सकता है कि तरमीम में कुछ नज़रअंदाज हो गया। वकील अबादुर रहमान लोधी ने अदालत से दर्दमंदाना अंदाज में अपील की कि खुदा के लिए अपना इख्तियार सरेंडर मत करें, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई तो इख्तियार रहने दें। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि वो कोई इख्तियार सरेंडर नहीं कर रहे। 27वीं तरमीम पार्लियामेंट ने पास की है, जिसके बाद केस का फ़ैसला महफूज कर लिया गया जो 2-3 रोज़ में सुनाए जाने का इम्कान है। इस केस के फ़ैसले के बाद पता चलेगा कि इमरान खान की ज़मानत का केस सुप्रीम कोर्ट सुनेगी या आइनी अदालत। इबादुर रहमान लोधी ने मुअज़्ज़ज़ अदलिया को झंझोड़ने की कोशिश तो बहुत की, अब आगे देखें क्या होता है। हो सकता है कि जो कानूनी गलती या जो सुकम कानून बनाने वालों से रह गया उस कोताही को मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं वो ख़ुद ख़त्म करके मामला आइनी अदालत को मुंतकिल कर दें। दूसरी सूरत ये है कि हुकूमत रातों रात ऑर्डिनेंस लाए और सदर जरदारी से दस्तखत करा के इस हुक्म को दूर कर दें। वैसे एक बात ज़हन में रखें कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो है आइंदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे के लिए एक मजबूत उम्मीदवार हैं, इसलिए उनके फ़ैसले जो हैं मुल्क में राइज आइन के ऐन मुताबिक होंगे। अच्छा नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट इंतज़ामिया ने पंजाब की मातहत अदलिया के जुडिशल अफसरान के लिए
بڑی مراعاتی اسکیم کا اعلان کر دیا ہے۔ ججز اور جوڈیشل افسران اپنے زیر استعمال سرکاری گاڑیاں 2,50,000 سے 3,50,000 روپے کی رعایتی قیمت پر خرید سکیں گے، یعنی ججز اور جوڈیشل افسر جو سرکاری گاڑیاں پہلے استعمال کر رہے ہیں وہ صرف 2.5 سے 3.5 لاکھ روپے دیں اور ان کے ذاتی مالک بن جائیں۔ بتایا گیا ہے کہ اسکیم سے 2,000 جوڈیشل افسران مستفید ہوں گے۔ ویسے 2.5 سے 3.5 لاکھ بھی معزز ججز سے لینا میرا خیال کھلی زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ عدالت میں آنے والے ہر سائل پر 10 روپے جج گاڑی ٹیکس لگا دیا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ 1 سال میں رقم جو ہے اس نئے ٹیکس سے ادا ہو جائے گی۔ غریب ججز پر 2.5 لاکھ کا مالی بوجھ ڈالنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ ویسے ماتحت عدلیہ کے ججز اس نظر کرم کے بعد اب انصاف کو بھی کچھ سستا کر دیں، پالیسی ساز فیصلوں کو آزادانہ اور منصفانہ بنانے کے لیے بھی کوئی اسکیم متعارف کروا دیں۔ اچھا ناظرین، پوری دنیا اس وقت فٹ بال کے بخار میں مبتلا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کا اب صرف فائنل باقی ہے جس کے بعد فٹ بال کے نئے چیمپئن کا فیصلہ ہونا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ اس بار کھیل سے زیادہ اپنے ریفریز کے متنازعہ فیصلوں کی وجہ سے یاد رہے گا۔ جس طرح فٹ بال جیسے کھیل میں سیاست شامل کی گئی ہے، اس سے پہلے اتنی شدت سے شاید ایسا محسوس نہیں ہوا۔ ارجنٹائن جو دفاعی چیمپئن ہے ایک بار پھر فائنل تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکا ہے اور اس کی فتوحات کو آج پوری دنیا شک کی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ کچھ لوگ رشک کی نظروں سے بھی دیکھ رہے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ شک کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں۔ مصر کے خلاف کوارٹر فائنل میں ارجنٹائن کی فتح جو ہے وہ کھیل سے زیادہ متنازعہ فیصلوں کی برہون منت بتائی جا رہی ہے۔ مصر کا ایک گول جسے فیلڈ امپائر نے تو گول قرار دے دیا مگر ٹی وی امپائر کی مداخلت سے اس گول کو مسترد کر دیا گیا، جس کے بعد پوری دنیا میں آوازیں اٹھنے لگیں کہ فیفا کسی نہ کسی طرح ارجنٹائن کو فائنل میں پہنچانا چاہتی ہے۔ پہلے کہا گیا کہ فیفا کا خیال ہے کہ میسی کی ٹیم ورلڈ کپ سے باہر ہوئی تو شائقین کی دلچسپی کم ہو جائے گی، جس سے فیفا کو شاید مالی نقصان کا خدشہ ہے، مگر اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ معاملہ صرف فیفا کے مالی فوائد تک ہی محدود نہیں ہے۔ ارجنٹائن کی فتوحات ایک گریٹ گیم کا حصہ ہیں۔ ناظرین، آبویسلی اس کو کانسپیریسی تھیوری کہا جائے گا، ایک سازشی تھیوری کے سوا شاید کچھ بھی نہیں، مگر یہ تھیوری اس وقت پوری دنیا میں ہاتھوں ہاتھ بک رہی ہے۔ اور آپ کے سامنے یہ عرض کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ سوشل میڈیا کتنی بڑی طاقت بن چکا ہے۔ یہ بات جو جتنی جلدی سمجھ لے اتنا ہی فائدے میں رہے گا۔ ایک اتنی لمبی مشکل سے کانسپیریسی تھیوری بنائی گئی ہے کہ لگتی ہے اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا کہ یہ کانسپیریسی تھیوری ہے، لیکن ہر کوئی یقین کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پس پردہ اس کھیل کے فٹ بال کے پس پردہ جو ہے جاری جو گھنونے کھیل کو وہ لوگ بتا رہے ہیں، کانسپیریسی تھیورسٹ بتا رہے ہیں کہ جی اسرائیل اور اس کی مضبوط لابی اس گریٹ گیم کو کنٹرول کر رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی نظر جو ہے وہ ارجنٹائن کے علاقے غالباً پیٹاگونیا پر ہے۔ ارجنٹائن کا یہ جنوبی خطہ اپنی لوکیشن، گھنے جنگلات اور تازہ پانی کے نایاب ذخائر کی وجہ سے دنیا کے لیے بہت اہم ہے۔ مقامی لوگوں کا الزام یہ ہے کہ سابق اسرائیلی فوجی یہاں سیاحوں کے روپ میں آتے ہیں اور مبینہ طور پر جنگلات میں آگ لگا کر سستی زمینیں خرید رہے ہیں۔ اس معاملے میں ارجنٹائن کے صدر کا کردار بھی مشکوک ہے جو اسرائیل کے پٹھو بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ میں تھیوریز بتا رہا ہوں آپ کو جن پر اس وقت دنیا آنکھیں بند کر کے یقین کیے چلے جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے ان کانسپیریسی تھیوریز میں کہ ارجنٹائن کی پوری قوم کو ورلڈ کپ کی فتوحات کے پیچھے لگا کر ارجنٹائن میں ایک اور اسرائیل کے قیام سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے، جس پر تیزی سے کام جاری ہے۔ آنے والے دنوں میں پیش آنے والے واقعات ہی بتائیں گے کہ اس سازشی تھیوری میں کتنی جان ہے۔ ناظرین، آخر میں اسد آوان کے 2-4 اشعار سن لیں۔ کچھ نہ رکھ ایک یہی کمال تو رکھ، کچھ نہ رکھ ایک یہی کمال تو رکھ، ہم غریبوں کا کچھ خیال تو رکھ، رکھ میرے سامنے زمانے کو، میرے آگے میری مثال تو رکھ، اتنا مشکل کہاں ہے ملنا مگر، اتنا مشکل کہاں ہے ملنا مگر، دل میں شوق شب وصال تو رکھ، دیکھنا احتجاج غنچوں کا، دیکھنا احتجاج غنچوں کا، طائران چمن پہ یہ جال تو رکھ، نہ صحیح تیرے کام کا لیکن، نہ صحیح تیرے کام کا لیکن، قیمتی ہوں مجھے سنبھال تو رکھ، کچھ نہ کچھ تو جواب دے گا اسد، کچھ نہ کچھ تو جواب دے گا اسد، اس کے آگے میرا سوال تو رکھ، اس کے آگے میرا سوال تو رکھ۔
ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.